1917 में जब रशियन एम्पायर वॉर, रेवोल्यूशन और बिट्रेयल के बोझ तले कोलैप्स हो रहा था, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स में से एक अचानक गायब हो गया। आज के हिसाब से बिलियंस की वैल्यू का गोल्ड हिस्ट्री के केओस में इवेपोरेट हो गया। कुछ लोग कहते हैं इसे बोल्शेविक्स ने फंड किया, कुछ का मानना है कि फॉरेन पावर्स ने चुरा लिया, और कुछ लोग मानते हैं कि यह साइबेरिया में इधर उधर बिखर गया जो कभी रिकवर नहीं हुआ। जो हमें पक्का पता है वह यह है, जब रशिया का गोल्ड गायब हुआ तब उस एम्पायर की फाइनेंशियल बैकबोन भी टूट गई जो कभी आधी दुनिया तक फैला हुआ था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक सुनाई देते हैं। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में रशिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड स्टॉक पाइल्स में से एक पर बैठा था। 1914 तक, वर्ल्ड वॉर 1 के बिल्कुल पहले, रशियन एम्पायर के पास 1200 मीट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड था, फ्रांस के बाद सेकंड लार्जेस्ट। जर्मनी, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा कंबाइंड। उस टाइम गोल्ड फाइनेंशियल सिस्टम का लाइफ ब्लड था, क्योंकि करेंसीज गोल्ड से एंकर्ड होती थीं। रशियन रूबल इतने बड़े गोल्ड रिजर्व से बैक्ड होने के कारण ग्लोबल मार्केट्स में क्रेडिबिलिटी रखता था। आम रशियंस के लिए इसका मतलब स्टेबिलिटी था, कम से कम पेपर पर। गवर्नमेंट डेट इश्यू कर सकती थी, आर्मीज फंड कर सकती थी और इंपोर्ट्स पे कर सकती थी, क्योंकि दुनिया को ट्रस्ट था कि हर नोट के पीछे रियल मेटल वॉल्ट्स में पड़ा है। लेकिन वॉर सब कुछ बदल देता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होते ही रशिया ने मिलियंस ऑफ सोल्जर्स मोबिलाइज किए और अपनी वेल्थ बैटलफील्ड में झोंक दी। कॉस्ट स्टैगरिंग थी। सिर्फ 2 साल में रशिया का मिलिट्री स्पेंडिंग ट्रिपल हो गया। एम्यूनिशन, राइफल्स, आर्टिलरी, रेलवेज, सब कुछ हार्ड करेंसी में पे करना पड़ता था और काफी चीजें इंपोर्ट होती थीं। गोल्ड रिजर्व्स वेस्ट की तरफ फ्लो होने लगे, अलाइज और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। गवर्नमेंट ने पेपर मनी भी लिमिट से ज्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिया, यह सोच के कि शायद कोई नोटिस नहीं करेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। जो रूबल कभी रिस्पेक्टेड था वह घर के अंदर ही शेकी लगने लगा। फूड प्राइसेस डबल फिर ट्रिपल हो गए, जबकि वेजेस पीछे रह गईं। पेजेंट्स और अर्बन वर्कर्स के लिए लाइफ अनबेरेबल हो गई। 1917 तक एम्पायर टूट रहा था। सोल्जर्स म्यूटनी करने लगे, सिटीज में स्ट्राइक्स फैल गए, ब्रेड राइट्स शुरू हो गए। फरवरी रेवोल्यूशन ने जार निकोलस II को एब्डिकेट करने पर मजबूर कर दिया और रोमनव डायनेस्टी का 300 साल का रूल खत्म हो गया। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, लेकिन वह वीक और डिवाइडेड थी। वॉर एफर्ट संभालते हुए एक सवाल सबसे अर्जेंट बन गया, गोल्ड का क्या करें? कुछ गोल्ड ईस्ट की तरफ मूव किया गया। फ्रंट लाइन्स और पेट्रोग्राड, आज का सेंट पीटर्सबर्ग के केओस से दूर। बुलियन से भरे ट्रेन साइबेरिया की वास्टनेस में चले गए, सोल्जर्स के गार्ड में, जिनकी लॉयल्टीज भी अनसर्टेन थीं। कुछ गोल्ड लंदन, पेरिस और जापान तक भेजा गया लोन्स के कोलैटरल के तौर पर। लेकिन काफी गोल्ड रेवोल्यूशन के फॉग में बस गायब हो गया। अक्टूबर 1917 में जब बोल्शेविक्स ने पावर सीज की, उनके हाथ में सिर्फ उस रिजर्व का एक हिस्सा बचा जो कभी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट था। यहीं से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। बोल्शेविक्स ने जो गोल्ड बचा था उसे तुरंत सर्वाइवल के लिए यूज किया। लेनिन और ट्रोत्स्की जानते थे कि आइडियोलॉजी से न वेपन्स खरीदे जा सकते हैं न फूड। गोल्ड बेचा गया, रेड आर्मी फंड हुई। 1918 के ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क के अंडर जर्मनी से सप्लाईज ट्रेड हुई और फॉरेन रिकॉग्निशन के लिए भी यूज हुआ। लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक बोल्शेविक्स के पास गोल्ड उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। कहीं न कहीं हंड्रेड्स ऑफ टन्स मिसिंग थे। कुछ गोल्ड व्हाइट आर्मीज के हाथ लगा होगा रशियन सिविल वॉर के दौरान। साइबेरिया में एंटी बोल्शेविक लीडर एडमिरल कोलचक के कंट्रोल में एक मैसिव स्टॉकपाइल था। एक पॉइंट पर उसके पास कजान सिटी में 500 मेट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड था। लेकिन जब 1920 में बोल्शेविक्स ने उसे कैप्चर किया, तब तक काफी गोल्ड गायब हो चुका था। कुछ करप्ट ऑफिशियल्स और फॉरेन मर्सिनरीज ने चुरा लिया, कुछ वेपन्स के पेमेंट में चला गया और कुछ सीधा लूट हो गया। आज तक कहानियां चलती हैं कोलचक के ट्रेन्स की,
जो क्रेट्स ऑफ गोल्ड के साथ साइबेरियन विल्डरनेस में गायब हो गईं। कुछ शिपमेंट्स फॉरेन गवर्नमेंट्स ने सीज किए होंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और जापान सबके ट्रूप्स रशिया में थे और रूमर्स थे कि लोन्स के रीपेमेंट के नाम पर गोल्ड ले लिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स पर भी क्वाइटली रशियन बुलियन पॉकेट करने के एलिगेशंस लगे, लेकिन सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला। अर्ली 1920s तक रशियन एम्पायर का गोल्ड माउंटेन बस एक शैडो बन चुका था। रशियंस के लिए इंपैक्ट कैटास्ट्रॉफिक था। गोल्ड बैकिंग के बिना रूबल कोलैप्स हो गया। 1921 तक इतनी हाइपर इन्फ्लेशन थी कि एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए हजारों रूबल्स लगते थे। लोग बार्टर सिस्टम पर आ गए, फूड, क्लोथ्स या लेबर से एक्सचेंज। एम्पायर ने सिर्फ मोनार्की और टेरिटरी नहीं खोया, बल्कि फाइनेंशियल ट्रस्ट की फाउंडेशन भी खो दी। और यह क्राइसिस यूनिक नहीं थी। रोम, वाइमार जर्मनी और हर मॉडर्न इन्फ्लेशनरी कोलैप्स में यही पैटर्न दिखता है। रोम ने सिल्वर डिल्यूट किया, जर्मनी ने मार्क्स प्रिंट किए, रशिया का गोल्ड फिजिकली गायब हो गया। मेथड अलग, आउटकम सेम। ऑर्डिनरी लोग डेस्टिट्यूट हो गए और पावर वाले लोग बच गए या प्रॉफिट कमा गए। सिविल वॉर के दौरान मिसिंग गोल्ड ऑलमोस्ट मिथ बन गया। साइबेरियन स्नो में ट्रेन्स गायब होने की कहानियां, लेक बाइकाल के पास गोल्ड डंप होने के लेजेंड्स, जापानीज पोर्ट्स तक स्मगलिंग के रूमर्स, सब कुछ सर्कुलेट होता रहा। बोल्शेविक्स के लिए जो गोल्ड बचा था वह रेवोल्यूशन का ऑक्सीजन था। लेनिन एक ब्रूटल ट्रूथ जानता था, मनी बाइज सर्वाइवल। 1918 से 1921 के बीच सोवियत रूस ने टन सोना स्वीडन, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरमीडियरीज के माध्यम से बेचा। झारिस्ट रूबल का सोना पिघला, फिर से ढाला गया और पश्चिमी बाजारों में प्रसारित हुआ। साम्राज्य की संपत्ति सचमुच पिघल गई एक नए शासन को फंड करने के लिए। पश्चिमी बैंकों और सरकारों ने भी लाभ कमाया। डिस्काउंट पर रशियन गोल्ड खरीदा गया, चाहे ओरिजिन्स मर्की ही क्यों ना हो। मिड 1920s तक सोवियत रशिया के पास बस फ्रैक्शन बचा था। 1200 मैट्रिक टन्स में से एस्टिमेट्स के मुताबिक 300 से कम ही बोल्शेविक्स के कंट्रोल में रहे। और आज 2025 में यह स्टोरी क्यों मैटर करती है? क्योंकि डायनेमिक्स वही हैं। गोल्ड रिजर्व्स, सैंक्शंस, फ्रोजन एसेट्स। मनी आज भी वेपन है। फियाट करेंसी ट्रस्ट पर चलती है। जब ट्रस्ट टूटता है, वेल्थ एवापोरेट होती है। लेसन सिंपल है, पेपर प्रॉमिसेस को रियल वेल्थ मत समझो। क्राइसिस में ही वेल्थ हैंड्स चेंज करती है। और मनी का कंट्रोल हमेशा लोगों के कंट्रोल के बारे में होता है। रशियन गोल्ड का गायब होना सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं था, वह एक वार्निंग थी। और हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन राइम करती है।